अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदाशा। दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ और आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों से ऐसी कौन सी बात शेयर करूं जो कि अच्छी भी आपको लगे, लेकिन मैंने सोचा इससे अच्छी बात मैं नहीं कर सकती, मुनाफ़क़त पे बात कर लेते हैं। मुनाफ़क़त क्या होती है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि मुनाफ़क़त एक बहुत बुरी चीज़ है और इसको जितना अवॉइड किया जा सके उतना ही बेहतर है, लेकिन शायद हमें पता ही नहीं चलता और हम उसको डेली रूटीन में शायद हम भी उतर लेते हैं। मुनाफ़क़त ये भी है कि आप मुंह पे किसी के साथ अच्छा बन के बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए अच्छी कोई चीज़ नहीं है और आप दिल से हसद कर रहे हैं। ये भी मुनाफ़क़त में आता है और ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मुनाफिक लोगों से जो है वो महफूज रखे, आमीन। ये थी अच्छी बात और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की। मौसम की बात करें तो मौसम खासा तब्दील हो चुका है। गर्मी जो है उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर मौसम देख लें कि आज का सारा दिन मौसम कैसा रहेगा तो जनाब मौसम की सूरत हाल ये है कि सुबह 9 बजे मौसम जो था दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और विंड स्पीड थी 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और ह्यूमिडिटी लेवल सुबह 9 बजे 77% था। बात कर लेते हैं कि आज 12 बजे मौसम कैसा रहेगा तो लाहौर में आज 12 बजे 19 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड जो है वो 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, दोपहर में कम हो जाता है, 45% ह्यूमिडिटी लेवल हो जाएगा। 3 बजे की बात कर लें तो 3 बजे जनाब 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि आज गर्मी है, मुझे ही नहीं लग रही थी, एक्चुअली गर्मी है। विंड स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 47% हो जाएगा। बात कर लेते हैं शाम 6 बजे की। शाम 6 बजे जो है वो दर्जा हरारत थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 69% यानी कि 69% हो जाएगा। रात को 9 बजे थोड़ा सा दर्जा हरारत बेहतर होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 64% यानी कि 64% हो जाएगा। ये तो जनाब आज का सारा दिन जो है वो चलेगा। मौसम कैसा रहेगा, बाहर का मौसम इस वक्त कैसा है, हमारी नुमाइंदा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। कोमल बताएगा महकमा मौसमियात क्या कहती है आज के मौसम के हवाले से। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो सूरज की आंखें दिखाने के बाद सर्दी की शिद्दत ने जोर तोड़ दिया है और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के वक्त दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और हवा में नमी का तनासुब 77% और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी रहेगी, जबकि इतवार और पी के रोज महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि सूरज जो है वो अपने आबोताब से चमकेगा, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो जाएगा। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 172 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो कैंट एरिया है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया है, जबकि जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और एम्प्रेस रोड का एरिया है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शहरी जो है घर से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि वो हर किस्म की बुरी बीमारी से बच। ठीक है जनाब, कोमल हमें आगाह कर रही थी कि आज महकमा मौसमियात का क्या कहना है मौसम के हवाले से। टॉप स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में कज़ाफ़ी भट्ट हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट से भी हम टॉप स्टोरीज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारी जो शो की होस्ट हैं और मेरी दोस्त अना यूसुफ शादी के बंधन में आज बनने जा रही हैं और आज उनका निकाह होगा और इंशाल्लाह मेरी दुआ है, पूरी टीम की दुआ है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए दुआ करें कि वो आगे आने वाली उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल रहे, आमीन। चूँकि उनकी मेहंदी हो चुकी है तो मैंने सोचा, हमारी टीम ने बैठ के सोचा क्यों ना आप सबके साथ उनकी मेहंदी की कुछ हाईलाइट्स को शेयर किया जाए। तो मैं अपनी प्रोड्यूसर से कहूँगी काइंडली है ना कि मेहंदी की हाईलाइट्स चला दीजिए।
जनाब ये तो थी हाइलाइट्स है ना कि मेहंदी की, यकीनन आप लोगों को पसंद भी आई होगी। ओबीएल जो बिहाइंड द कैमरा थे और जिन्होंने ये बहुत अच्छा शूट किया, उसामा बिहाइंड लेंस इनका नाम है। और अगर आप लोगों की भी शादी है, क्योंकि शादियों का सीजन है, तो और अगर आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस और पिक्चर्स चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने भी देखी है हाइलाइट्स, कैसी लगी आपको? बड़ा ज़बरदस्त। एवं हूँ मैं कोई होर गल कह देंगा तो मेरी घर वाली नाराज़ हो जाएगी, वेख के तो दिल करता एक बार फिर भी आ करा लो। चले मैं लेकिन इस पे और ज़्यादा बात नहीं करूंगी, दुआ करनी चाहिए हमें अना के लिए। एनीहाउ अना को पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और रीज़न के अना का असल सफ़र अब स्टार्ट हुआ है और हम उसके लिए दुआगो हैं कि उसका ये नया सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहे और वो बहुत खुशगवार रहे। हमारी दुआएं उसके साथ है। लेकिन अना एक गिला है, शादी पे बुलाया, देखे मेहंदी पे आपने सब एंकर्स को बुलवाया है, रिपोर्टर्स को नहीं बुलवाया। हम प्रोग्राम में आते हैं, बाइकाट करूंगा। ये देखिए अना आपके लिए मैसेज छोड़ा है। लेकिन हम टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज कौन सी हैं हमारी? जिंदा दिलाने लाहौर, यकजुबान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, रैलियां मुजाहरे, मॉल रोड पर परचमों की बहार। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 40 रोज बाद भी स्मार्ट कार्ड्स का इजरा नामुमकिन, कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट, नैब फ्लाईओवर, जेर जमीन स्टेशन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। नैब में एलडीए, नेस्पाक ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम, मैच से 7 रोज कबल रेस्टोरेंट्स बंद, लाखों का सामान जाया, रेस्टोरेंट मालिकान सरापा एहतजाज। और कज़ाफ़ी भट्ट साहब, जिंदा दिलाने लाहौर यकजुबान था। कल हमने पूरा प्रोग्राम भी कश्मीर पे किया था, योम यकजहती कश्मीर डे था और रैलियां निकाली गई थी, मुजाहरे हुए थे और मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नर हाउस पे भी कश्मीर के हवाले से जो थी तकरीब का इनेकाद किया गया था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम सब की यही दुआ भी है, हम सब की ये ख्वाहिश भी है और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना उनके हर दुख में, उनके हर गम में शरीक हैं। बिल्कुल हुदा, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। और मैं बल्कि इसका आगाज़ यहाँ से करूँगा, उसके बाद आता हूँ कि वो गालिब का एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मेरा ख्याल है कि मेरे इस 2 जुमलों के अंदर सारी हकीकत पन्हा है कि हम हर 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। पूरा साल जो है वो हम माजरत से सोए रहते हैं। 5 फरवरी को हमारा कश्मीर जाग के निकल के यूं करके फट के लावे की तरह सामने आता है। उसके बाद फिर अगले साल तक के लिए हम अगले साल तक के लिए नहीं, अगले ही दिन सो जाते हैं ना। खामोशी हो जाएगी, थकन इतनी ज्यादा हो जाती है, वो पूरी 1 साल बाद हमारी थकन उतरती है, स्पेशली हमारी हुक्मरानों की। आप मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर अगर आप आज भी देखें हुदा, तो वहाँ पे पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, लगाया जाता है। आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं। मैंने कश्मीर के लिए मैंने अपनी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा की है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो आज भी उनके दिल आपके साथ धड़कते हैं, लेकिन हमें ये फैसला करना है, हमें अपने दिल पर हाथ रख के बताना है कि क्या हमारे दिल धड़कते हैं उनके लिए, हमने क्या किया उनके साथ, मौजूदा हुकूमत ने क्या किया इस वक्त। लगेगा यूं मैं अपोजिशन की जुबान बात कर रहा हूं। ने बहुत अच्छी तकरीर तो कर दी थी कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी को जगाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो इक़दामात की ज़रूरत थी हुकूमत की जानिब से या आवाम की जानिब से, वो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आया। देखिए, आपने कहा कि जब मुतनाज़ फैसला आया मोदी का, तो आपने कहा कि हम हर रोज दफातर के अंदर, सड़कों के अंदर एक टांग पे खड़े होंगे। वो हम 2 टांगों पे नहीं खड़े हो सके। आप मुझे बताएं कहाँ पे है, कौन सा एहतजाज है? हमने कहा कि हम सफीर हैं कश्मीर के। सफीर साहब किधर हैं? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शहरी, हर माँ, हर बहन, हर बेटी कश्मीरियों के साथ है। लेकिन अगर साथ नहीं है तो हमारी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, वो नहीं है। इतना अरसा हो गया, वो कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, आपकी बका के लिए, हमारी बका के लिए, आज़ादी के लिए दे रहे हैं। तो वो मैंने गालिब का इसीलिए शेर पढ़ दिया कि जनाब दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब अच्छा है।
बेशक। और वही बात कि कश्मीर पे और कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से जितनी भी बात की जाए वो कम है। एक ब्रेक लेंगे। कल भी हमने बात की थी कि कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही टची है और सारे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। 40 रोज बाद भी स्मार्ट कार्ड का इजरा नामुमकिन हो गया। स्मार्ट कार्ड के हवाले से एक ऐलान किया गया था, एक दावा किया गया था कज़ाफ़ी भट्ट साहब, लेकिन वो हमेशा की तरह बाकी दावों की तरह, बाकी ऐलानात की तरह, वो बाकी अहकामात की तरह वो दावा हवा में उड़ गया। मुझे लगता है आप भी आज तैयार करके आई हुई, सारा कुछ हमने हुकूमत के खिलाफ ही करना है। वो खुद ही ऐसी चीजें करती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, वैसे सही कह रही हैं आप, इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। आप ये देखें कि 2018 के अंदर इस कंपनी को लिया गया और हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, अली ने बड़ी उसके अंदर डिटेल दी है। आप ये देखें 2018 से लेके 2021 है ये, यानी कि हर दफ़ा यही चीज़ आई कि इनका मटेरियल ख़त्म हो गया। आप मुझे बताएं कि 3 साल से यही काम इस कंपनी का चलता आ रहा है, तो महकमा एक्साइज क्या पहले भांग पी के सो रहा था? यानी कि इतनी गहरी नींद सो रहा था कि हर दफ़ा जो है उसका मटेरियल ख़त्म हो जाता है, आप फिर उसको कह देते हैं नहीं, वो मेरे ख्याल से मटेरियल की हंडियाँ बना के खा लेते हैं। नहीं, हंडिया तो नहीं, वो हंडिया कहीं और बनती होगी। अब मैं अभी कह दूं जी डीजी के गाड़ियां फुला के देखें, इसका मतलब है कि दरमियान में कोई ऐसी चीज है तो आप उसको कंटिन्यू किए हुए ना 3 सालों से आपने। जब आपको ये पता है कि एक कंपनी हमें मुसलसल इतना डिच कर रही है, जिच करी जा रही है, हर दफा उसका थोड़े दिनों बाद मटेरियल खत्म हो जाता है, तो भाई आप उसको पहले क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? और 3 साल बाद आपको ख्याल आ गया अब तो 40 रोज गुजर गए हैं। अगर मटेरियल खत्म हो गया था, आपने ये एक बहाना ही कहेंगे, बहाना आपने बनाया है कि मटेरियल खत्म हो गया तो क्या 40 रोज तक आप मटेरियल नहीं ला सके थे? इसका मतलब है कि तो अब एक महीना गुजर गया तो हम लोगों ने ये न्यूज़ दी है कि भाई 40 रोज गुजर गए हैं। आपका जो एक हुक्म था, आपका जो एक ऐलान था, आपने एक दावा किया था, वो दावा कहाँ गया? अच्छा, कब पूरा होगा? लोग इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है हुदा कि इसको अभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया, अभी सिर्फ इसको नोटिस सर्व किया है, नोटिस सर्व किया है। होना तो ये चाहिए, अब तब्दीली सरकार है ना, तो तब्दीली सरकार के अंदर जो इस वक्त मार्जिन हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं इनको। हम मुख्तलिफ किस्म के वो कहते हैं कि हम मार्जिन नहीं दे रहे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मार्जिन मिल रहा है अवाम की तरफ से भी और दूसरे। भाई देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े दूर अंदेश हैं, ऊपर से फिर वो फास्ट बॉलर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, टीम के अंदर चेंजिंग्स करना, नए तजर्बे करना, ये तो उन पे खत्म है ना। और यानी कि अच्छी बात है वैसे ये, चले एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का आगे आपको कोई रिजल्ट भी तो नजर आना चाहिए तो आए ना। हुण एनु चुक के ओथे सूट दे, ओथों चुक के उन्होंने, यानी कि अभी तक आपका महकमा ही नहीं दुरुस्त हो सके। आप मुझे बताएं, मुल्क 3 साल होने वाले हैं और जो वजीर आजम के दावे थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे और करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़ों पे अगर बड़ों को हम ठीक करेंगे तो छोटे जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अभी तक बड़े ही नहीं ठीक हो पा रहे भाई के वो फिर सही कहती है ना अपोजिशन के करप्शन ख़त्म नहीं हुई बल्कि करप्शन का रेट बढ़ गया है। तो वो मुझे लगता है कि वो रेट शेड इधर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आई है जनाब, करप्शन जो है वो ज्यादा हो चुकी है। आज मैं ना तुसी करो हूं कि मैं होता ही है, मैं बैलेंस भी करना है, मैंने बाहर फील्ड के अंदर भी जाना है, पीटीए का बीट रिपोर्टर हूं। लेकिन सच तो बोलना है ना कज़ाफ़ी भट्ट साहब। तो देखे, सच तो मैं बैठ के बोल जाता हूँ, फिर उसके बाद भुगतना भी तो पड़ता है ना। ये तो अब देखे, मैं आपको फैक्ट बताऊं, होना तो ये चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इस कंपनी को आप फारिग करें। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने इसका मुतबादल किया हुआ कि नहीं किया हुआ। आपको लगता है किया होगा? ये हुकूमत मुतबादल करती है? सारियां सच्चियां गल्लां आज ही सुननी है बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई शो में बिल्कुल कोई ना कोई मुर्गा घेरिया होएगा ना, कोई ना कोई मुर्गा घेरिया होएगा जिन्होंने ज़िबा करना होएगा, बल्कि ज़िबा वो हो चुका होगा। अब तो सिर्फ जो है उसकी, वो आपने हंडिया की बात की, उसको हंडिया में पका के उसके ऊपर मसाले मसूले डाल के खाए पिएंगे और क्या पानी आ गया। नहीं तो अब इसका हल क्या है? इसका हल देखें, इस कंपनी को निकाल दिया जाए। देखिए ऑब्वियसली जो कंपनी 40 रोज गुजरने के बाद नहीं दे सकी और उसका मटेरियल ही पूरा नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है? मेरा तो ख्याल है कि इनके पास, इनको चाहिए तो ये था कि इसको फौरी तौर पे फारिग करके जो नई कंपनी है,
खुमियाजा कौन भुगत रहा है? एक्साइज वाला तो नहीं भुगत रहा ना। अब खुमियाजा वो भुगत रहा है जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मोटर बाइक है, उसने अपनी मोटर बाइक या अपनी गाड़ी सेल करनी है। हाँ, मोटर बाइक की भी आपने बात कर ली। अभी हमने कल ही न्यूज़ दिया मोटर बाइक तक महंगी हो गई हैं। तो सड़कों ते तुसी कदी वेख्या मोटरसाइकिल किस तरह ने? वो तो आगे आ जाती हैं। आप मुझे तो वो वाकया ना याद कराएं। एक मोटर बाइक वाले मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे और बहुत बुरी तरह उसको भी हिट हुआ था, मेरी गाड़ी का नहीं भी तो उन्हें गोया नहीं किया। बीबी वेख के नहीं चलांदी तो नजर नहीं आंदा। तो आपको पता है कोई अपनी गलती पाकिस्तान में यही मानता तो तो है ही नहीं ना हुकूमत अपनी गलती मानती है, ना अपोजिशन अपनी गलती मानता है, तो शहरी क्यों मानेगा अपनी गलती? वो कहते हैं ना जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। एग्जैक्टली। ये इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम ने भी बोला था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, अब आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा शायद हो रहा होगा कि अवाम तो ऐसी थी, हमें फिर हुक्मरान वैसे ही मिला। डेफिनेटली मैं कहता हूँ मेरिट पे हो रहा है इस कौम के साथ, है ना? मेरिट पर हो रहा है, मेरिट पर ऐसा हुक्मरान इनको मिला है। आप हर चीज़ का जो ब्लेम जो है वो आप गवर्नमेंट को इसलिए भी नहीं दे सकते। आप देखें आप क्या हैं। आपने देखें, आपने स्टार्ट में बड़ा अच्छा मुनाफिकत की बात की थी। जी बिल्कुल। तो आप देखें ना, यहाँ पे जो दुकानदार है, अगर वो 100 रुपए की चीज लेकर आया है खुदा, तो वो 100 रुपए की चीज के ऊपर अपना मार्जिन ले ले, चले 10 रुपए मार्जिन ले ले, जितना बनता है, जितना बनता मैं कह रहा हूँ 10 रुपए मार्जिन ले ले। यहाँ पे तो ट्रिपल मार्जिन दिया जाता है, 100% भी नहीं, 300%। तो फिर आप मुझे बताएं मामला कैसे दुरुस्त होंगे जब हम खुद ही दुरुस्त नहीं है? आप लोग पहले खुद तो ठीक हो जाएं। जब हम खुद दुरुस्त नहीं है तो आप मुझे बताएं आप हुक्मरानों से क्या तवक्को रखते हैं? आप हुकूमत से इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो मामला को दुरुस्त करेगी? ओ भाई वो कह रहे हैं कि साना लेकर समझ ही नहीं लगी कि ऐसी करने की पे सानू अगले 5 साल भी रहो। तो अगर अगले 5 साल मिल गए तो ये स्मार्ट कार्ड अगले 5 साल भी इस गवर्नमेंट को मिल गए तो आवाम और ये जो कौम है वो समझ जाए कि आप लोग कैसे हैं। क्या ख्याल है? आप लोगों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, हमारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ, अना नहीं है, अना अगर बैठी होती हैं आज तो वो बिल्कुल मेरी बात से तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई हमारे साथ बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। हम किसी चीज़ के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हर चीज़ की हमें जल्दी है, मुनाफा हमने 3-3 गुना 400 गुना ज्यादा लेना है। कानून की हमने पाबंदी नहीं करनी है, करप्शन असी रज के करनी है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताएं तो उसके बाद मामला कैसे दुरुस्त होंगे? मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, की वैसे भी नहीं किसी को पड़ी हुई, और अवाम को शायद अपनी परवाह भी नहीं है। आप ये देखें, अब इस स्टोरी के अंदर नहीं, मैंने आयशा को आते ही कहा, आपके न्यूज़पेपर के अंदर इतनी खौफनाक स्टोरी है कल की, इतनी खौफनाक स्टोरी, आप उसके बाद अंदाजा लगा। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, इस पे हम बात करेंगे। मेरी प्रोड्यूसर जो है वो बार बार कह रही है कि ब्रेक का टाइम हो गया, और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है ऑरेंज ट्रेन की। कल भी बात की थी, नैब ने तलब कर लिया है, रिकॉर्ड मांग लिया, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और मेरी ज़ुबान जो थी वो थतला गई थी। खैर, कल हम बात कर रहे थे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से कि हुकूमत ने किराया जो है उसका कम कर दिया है, 10 रुपये कम कर दिया, और उससे पहले हमने बात की मजदूरों की उजरत में सिर्फ 16 रुपये इजाफा कर दिया है। आज ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट के हवाले से नैब ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, अब इसके अंदर से क्या निकालना है उन्होंने? इसके अंदर से वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ कि एक मुल्क के अंदर कोई चोरी होगी, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से पुलिस वाले बुलवाए तो वो उनको चोर ना मिले, फिर उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस की, पाकिस्तानी इदारे की वो खिदमात हासिल कर ली। थोड़ी देर बाद एक जंगल में से इंसान एक हाथी ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ आ रहा था, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। तो वो नैब ने असल में ना इसमें से वो चोर निकालना है। शहबाज शरीफ साहब की मेरा ख्याल है कि वो को बाहर आने के लिए पर तोल रहे हैं जेल में से, तो वो उनके पर मेरा ख्याल है उन्होंने वो कुतरने हैं, को थोड़े थोड़े कुतरने हैं, तो मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से एक नया केस उनके अगेंस्ट जो है वो खड़ा करने की कोशिश। अभी देखें ना कि वो खुद कह रहे हैं कितनी दफा रिकॉर्ड मंगवाएंगे, कितनी दफा रिकॉर्ड शुरू हुई है, और जब से ये गवर्नमेंट आई है, जितने भी मेरे ख्याल से पिछले हुकूमत के प्रोजेक्ट्स थे सबको ही नैब ने तलब किया है। तमाम के तमाम रहनुमा हैं, आधे से ज़्यादा तो जेल में भी हैं। आप हमजा शहबाज की बात कर लें, आप ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, आप साद रफ़ी की बात कर लें, शहबाज शरीफ की बात करें, सबको इन्होंने जेल का रास्ता दिखा दिया हुआ है। हुआ है, वो भी आना चाहिए था, अच्छी बातें हुआ हैं जो हुए हैं, लेकिन फर्क पड़ेगा। किस चीज़ का फ़र्क पड़ना है? यहाँ पे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का
जुएं आपके सरों के ऊपर बकायदा नजर आ रही होती है, जू यानी चूके लोगों पर, उसको नहीं उठाना, उसको नहीं उठाना। देखिए अब तो रिकॉर्ड भी दुहाइयां दे रहा है, बस कर दो, माफी दे दो, मैं चौकी कटना जे। और तो निकलना कुछ भी नहीं रोने है। लग गई देखिए है। अगर निकलना होता तो अब तक निकल आता। बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक आप ये कह लें ड्रावा है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ, इस हुकूमत को स्पेशली, और मजीद होगा। आप इसके अंदर देखें ब्यूरोक्रेसी को रगड़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी पहले ही डरी हुई है, वो काम नहीं करती है। फिर आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डालती है। रुकावटें वो क्यों ना डाले? रुकावटें वो इसलिए डाल रही है जब एक बंदे को आप कहते हैं फाइलें रुक जाती हैं। भाई फाइल तो रुकेगी, फाइल क्यों नहीं रुकेगी? फाइल इसलिए रुकेगी कि जब ब्यूरोक्रेट को ये खौफ है कि यार हुकूमत चलेगी, मैंने इस पर साइन कर दिए, बल्कि उनको ये भी डर है कज़ाफ़ी भट्ट साहब कि अगर उन्होंने कोई काम कर भी दिया और वो काम ठीक भी किया, फिर भी उनसे पूछताछ हो जानी है अगर वो गवर्नमेंट की मर्जी की नहीं होगी तो। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ ना, वो इस वजह से ये चीजें होती हैं। अब ये आप सियासी इंतकाम की इंतहा, मैं जिसको कहूँगा सियासी इंतकाम की इंतहा, बजाय इसके कि आप आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम उठाएं। आप किसी की भी किसी पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट हुकूमत के अंदर जो है उसकी स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलिए। मैं रोज करता हूँ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है अपोजिशन के ऊपर तनकीद से, खत्म होती है अपोजिशन के ऊपर तनकीद से। सियासी चूरन बेचा जा रहा है, ये भी सियासी चूरन है। ये जो नैब ने रिकॉर्ड मंगवाया ये भी सियासी चूरन है। भाई अगर उसके अंदर से कुछ निकलना होता तो अब तक आप निकाल चुके होते। आप फिर मंगवा रहे हैं, फिर मंगवा रहे हैं, फिर हूं तो भाई हाथी आके कहेगा मैं ही की थी करप्शन। मैं छोड़ू। चले जनाब, ऑरेंज ट्रेन को हमने कल भी बहुत डिस्कस किया था और नैब जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लेता है, लेकिन अब देखें ना मैच जो है वो 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाना है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही स्टार्ट होना है और कज़ाफ़ी भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैच से 7 रोज़ पहले ही वहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो बंद कर दिए हैं, यानी कि ऑलरेडी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हर बिज़नेस को और रेस्टोरेंट जो थे वो तकरीबन बंद रहे हैं पूरा साल। अब कुछ अरसे से लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हुआ था और रेस्टोरेंट जो हैं वो बाहर जो आउटडोर थे वो तो चलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब उस मैच की वजह से 7 रोज़ के लिए बंद। एक तरफ आप ये ऐलान करते हैं कि जो रूट्स हैं वो बंद नहीं होंगे, एक खुशखबरी देते हैं, और दूसरी जानिब इस तरह का इक़दाम। देखिए खुदा, आपने पाकिस्तानियों को क्रिकेट से नफरत पे मजबूर कर दिया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर इंडिया की टीम आ जाती थी, अब वो तो लंबा अरसा जो मर्जी टीम आ जाती थी, लेकिन कभी आपने आज तक ये सुना कि किसी टीम के साथ पाकिस्तान के अंदर बदतमीजी हुई हो, किसी ने गालियां निकाली हो या क्यों? सबको वेलकम हम करते हैं। क्रिकेट का जुनून बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री इसलिए करूँगी। PSL 1 में मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं कवर कर रही थी, PSL 1 में जितना क्राउड था कज़ाफ़ी भट्ट साहब, जैसे जैसे अब तो PSL 6 आने वाला है, क्राउड कम होता जा रहा है। उसकी रीज़न है ना, आप पार्किंग कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करते हैं, शायद ये भी वजह है। पार्किंग का इशू नहीं है, कता कलामी माफ, पार्किंग का इशू नहीं है। आप हमारी तरफ से पार्किंग जो सी है वो उठा के स्टेशन पे ले जाए। जिसने क्रिकेट देखनी है ना उसने आना ही आना है, लेकिन उसके अंदर हर्डल्स क्या आ रही हैं? ये जो आप सड़कें बंद करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा, आपने सड़कों वाली बात की, इन्होंने कहा जी कि इस मर्तबा रास्ते बंद नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कहा रास्ते बंद नहीं होंगे, हम सड़कें जरूर बंद कर देंगे। रास्ते बंद नहीं होंगे, सड़कें जरूर बंद कर देंगे, ठीक है ना? तो सड़कें बंद है ना, आप चले जाएं पूरे शहर के अंदर, आप चले जाएं, मैं उधर भी आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ, सड़कें हर तरफ बंद है। आपने कितने वार्डन्स लगाए हुए हैं सड़कों के ऊपर? सड़कों के ऊपर आपको वार्डन्स ही वार्डन, एक जगह पे 4-4 वार्डन्स खड़े हैं 1-1 किलोमीटर के फासले के ऊपर। आप मुझे बताएं, जो बंदा घर से निकल के दफ्तर जा रहा है या दफ्तर से वापस घर जा रहा है या कोई हॉस्पिटल अपने किसी मरीज को लेके जा रहा है या कोई और बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा है, स्कूल भी खुल गए आपके, आप मुझे बताएं कि जब उसको ये प्रॉब्लम आएगी है, आप टीम निकलने से कोई घंटा पहले ही सारे रूट क्लोज कर देते हैं, और रोड भी कैसे क्लोज करते हैं? आप 3-3 किलोमीटर पीछे ट्रैफिक को रोक लेते हैं। बिल्कुल ऐसे चले आप एक छोटा सा एरिया ब्लॉक कर ले वक्ती तौर पे, कोई हर्ज नहीं, हमारे मेहमान है वो, आप पूरी ट्रैफिक 3-3 किलोमीटर तक जिनसे वो सारे एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे आप बताएं
जो फंसा हुआ है वहां पे मोटर बाइक वाला, गाड़ी वाला, वो गाली नहीं निकालेगा तो क्या करेगा? वो कहेगा कि ऐसी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हो। आपने ये होटल बंद कर दिए। आप मुझे बताएं कोरोना के दौरान कितना नुकसान हुआ है, लोग खाने को तरस गए हैं। ये आप ही हमारे ही खबर बैक पेज पे है, एक बच्चे ने पेंट ना मिलने के ऊपर खुदकुशी कर ली, उसका बाप दिहाड़ीदार मजदूर है। एक बच्चा एक शख्स फ्लाईओवर से कूद गया, उसके घर बेरोजगारी थी, गुर्बत थी। आप मुझे बताएं, आपने ये होटल बंद कर दिए, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का रोजगार है? चलो मालिकान की तो आप बाद में बात करें, वो फिर भी शायद गुजार लेंगे ये दिन, लेकिन वहाँ पे काम करने वाला भाई दिहाड़ीदार बंदा है, जिसने दिहाड़ी लेके जानी है, हाँ। 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, उसने वो दिहाड़ी वहां से लेके जानी है। वो क्या उसके करेगा? घर का चूल्हा जलना है। कोई भी मालिक घर बैठे मजदूर को पैसे नहीं देता आज के दौर में, कोई भी नहीं देता। तो वैसे ही पैसे नहीं देता जो काम करके आपकी कोशिश होती है कि मजदूरों को पैसे भुला दिया जाए। इस वक्त जहाज भी खड़ा ना, जिसका जहाज भी खरीदा हुआ है, वो भी अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम को बगैर काम के पैसे नहीं देता। ये देंगे? आप मुझे बताएं, ये खुदकुशी नहीं करेंगे ये लोग? ये क्या करेंगे? पे हमने बात करनी है गजाफी भट्ट साहब, और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने में लाहौर दूसरे नंबर पे है, और ये सुसाइड से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से बात कर रहे थे कि दिन ब दिन एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमती दावे जो हैं वो हवा में उड़ी जा रहे हैं, और जो लोगों में ख़ुदकुशी का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गरीब जो आवाम है वो इस चीज़ को इस अपने हर मसले का ना हल समझना शुरू हो गई है। गजाफी भट्ट साहब, अभी हमने कल ही खबर भी दी थी, फ्लाईओवर से जिस नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली थी, और उसकी भी यही वजूहात सामने आई हैं कि गरीब था और गुर्बत से तंग आकर उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। बढ़ता जा रहा है ये रुझान। हमने देखा अब तो जो एहतजाज कर रहे होते हैं, जो सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे खड़े होकर अपने आप को आग लगा देते हैं, जहर पी लेते हैं, वहीं पे एहतजाज के दौरान ही ख़ुदकुशी कर लेते हैं। देखिए ये तो पहले भी होता आया, लेकिन अब आप ये देखें कि अब इस हुकूमत ने कहा कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। आप मुझे बताएं, रोज़गार मिल रहा है? आप छोड़ दें, वो तो चले, वो तो एक जवान आदमी था ना, चले उसने उसको नहीं समझ, जो समझदार होते हुए भी उसने खुदकुशी हराम है, बिल्कुल है, लेकिन आप उस चीज़ पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। आप मुझे बताएं, वो 12 साल लड़का जिसने एक पैंट ना मिलने के ऊपर खुदकुशी कर ली, माँ उसकी पैसे कहीं से उधार लेकर आई और वो दोबारा लेने के लिए गई कि बेटे के लिए मैं वो पैंट ले आऊं। आप मुझे बताएं, उस माँ की, उस बाप की क्या हालत होगी? 1200 रुपए की, 800-900 रुपए की पैंट आ जाती है। जिस बच्चे का बाप 800-900 या 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं कमा सका कि वो अपने बच्चे को एक पैंट ले दे, आप मुझे बताएं, ये वही हमारे प्राइम मिनिस्टर ना जिन्होंने कहा था कि अगर खुदकुशियां हो तो उसका मुकदमा जो है उस वक्त के हुक्मरान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तो ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने मुकदमे दर्ज करेंगे फिर? आए रोज तो खुदकुशियां, मैं खुद वालिद की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल की ये खबर सुनी है, मेरा दिल फटा जा रहा है कि यार 800-900 रुपए की क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं अगर उस वालिद की जगह अपने आप को रखूं जिसका बेटे ने सिर्फ इस वजह से खुदकुशी कर ली कि उसको एक पैंट नहीं मिली, और पता नहीं वो कितने अरसे से उसको पैंट नहीं दे सक रहे होंगे, जो इतना एक्सट्रीम यानी कौन सी आपके मुल्क के अंदर मुआशी खुशहाली आप ले आए हैं? आपने किस जगह पर वो जो रकम है, जो फंड्स हैं, वो कहाँ पे आपने खर्च किए हैं? कहाँ पे आपने नौकरियां दी हैं? कोई तो बताए, ये बताए तो सही ना। आप बैठ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहेंगे यहाँ पे तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, IMF से फिर कर्जे ले रहे हैं, हमारी मईशत यहाँ से यूं चली गई है। भाई अगर यहाँ से यूं भी इतनी भी गई है तो ये बच्चा खुदकुशी ना करता, वो शख्स वहाँ से फ्लाईओवर से छलांग लगा के खुदकुशी ना करता। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, किस तरीके से अपने वो इजहार करूँ कि ये जो खुदकुशी है, 35 रोज के अंदर 6 खवातीन समेत 11 अफराद ने खुदकुशी की है, और इसके अंदर से मोस्टली वो लोग हैं हुदा कि जिनका घर का किचन नहीं चल पा रहा। बेशक ऐसा ही है, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे बताएं, लोग फिर
करप्शन ना करें, लोग मुनाफे के ऊपर 300 गुना ज्यादा पैसे ना ले, क्या करें? मैं कहता हूँ वो फिर यही करेंगे ना, या खुदकुशी कर लेंगे। नहीं, जिसको मिलेगा वो खुदकुशी कर लेगा। आप खुद अब आप जिससे उधार लेते हैं, यानी आप कर्जा ले रहे हैं, आपने कर्जा वापस भी करना होता है, और एक वो भी एक अलग से स्ट्रेस होता है, एक अलग से एंजाइटी होती है कि अब आपने वो भी कैसे वापस करना है। आप अपने घर की चीज़ें या अपने बच्चों की चीज़ें या आप अपने किचन की चीज़ें तो ले आए, लेकिन उस उधार को वापस करने के लिए आपको कितनी बेइज्जती सहना पड़ती है, ये अंदाज़ा नहीं है लोगों को। खुदा आप ऑफिस से निकल के ये टाउनशिप चौक में चले जाएं, वहाँ पे आपको मजदूर, बेतहाशा मजदूर नजर आएंगे। आप वहां पे जाके अपनी गाड़ी रोकेंगी ना, वो सारे मजदूर बेचारे एकदम सारे ही आ जाएंगे। यानी कि वो 40-50 मजदूर होंगे, वो उनमें से हर एक की ख्वाहिश होगी कि मुझे इस मजदूरी के लिए ले जाया जाए। क्या ये हुकूमत को नजर नहीं आता? ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे जितनी भी बात की जाए ना बहुत कम है, और अल्फाज शायद हमारे पास कम हो जाते हैं, लेकिन ये इतनी गम की दास्तानें हैं कि हम लोग बताते बताते भी थक जाते हैं और हुक्मरान जो हैं वो सोए रहते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, सीनियर रिपोर्टर, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं आज कौन कौन सी अशिया किन किन रेट्स पे मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल रेट्स के हवाले से। हमारे पास कौन सा मोबाइल किस रेट्स पे दस्तयाब है वो देख लेते हैं जनाब। पहला मोबाइल है Vivo V17 Pro। इसकी कीमत है 66,999, यानी कि 67,000 इसकी कीमत है। रैम की बात कर लें तो इसमें रैम है 8 GB और इसकी मेमोरी है 128 यानी कि 128 GB। अगला मोबाइल देख लेते हैं। अगला मोबाइल है हमारे पास Vivo V19 और इसकी कीमत है जनाब 59,999, यानी कि 60,000 का ये मोबाइल है। इसकी रैम भी 8 GB है और इसकी मेमोरी भी 128 GB है। अगला मोबाइल है Vivo V20। प्राइस है इसकी 52,800 और इसमें भी रैम है 6 GB और मेमोरी है इसकी 128 GB। अगला मोबाइल है Vivo Y51 और इसकी प्राइस है 32,999, यानी कि 33,000 में आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। इसकी रैम है 4 GB और इसकी मेमोरी जो है वो है बाकी मोबाइल्स की तरह 128 GB। अगला मोबाइल है Vivo V11। इसकी प्राइस है 21,999, यानी कि 22,000 में आपको ये मोबाइल फ़ोन दस्तयाब होगा। रैम इसकी भी 4 GB है और इसकी मेमोरी भी 128 GB है जनाब। और जनाब ये तो थे मोबाइल रेट्स हमारे पास, कौन कौन सा मोबाइल किस किस रेट पे दस्तयाब है। और अब हम अगले सेगमेंट की जारी बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं आज के भाव की। सब्जियां किस रेट पे आज दस्तयाब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़ारान यामीन जो कि सब्जी मंडी में मौजूद हैं। फ़ारान बताएगा कौन कौन सी सब्जी किस किस रेट पे दस्तयाब है। बिल्कुल, आज जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है उसमें इस्तेकाम देखने में आया। आज फिर 284 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह जो आलू है उसका सरकारी रेट 32 है, ताम ओपन मार्केट में 40 से 50 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज 28 रुपये रेट है, ताम ओपन मार्केट में 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 38 रुपये इसका आज सरकारी रेट है, ताम ओपन मार्केट में 50-60 के दरमियान ही फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन तो 70 की बजाय 300 से 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन चाइना 195 रुपये सरकारी रेट है, ताम ओपन मार्केट में 250 से 280 के दरमियान ये फ़रोख्त हो रहा है। अदरक थाईलैंड 260 की बजाय 280 से 300 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा 42 रुपये की बजाय 50 रुपये। करेला इसके सरकारी रेट 197 रुपये, ताम ओपन मार्केट में ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मेथी 47 रुपये की बजाय 50 रुपये। बैंगन 47 रुपये सरकारी रेट है। बंद गोभी 22 रुपये सरकारी रेट है, ताम ओपन मार्केट में 30 से 35 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह फूल गोभी का भी सरकारी रेट 22 रुपये, दाम ये भी ओपन मार्केट में 30 से 35 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च 175 रुपये सरकारी रेट है, ताम ओपन मार्केट में ये 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। लीमू का आज 3 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में इजाफा देखने में आया है, तो ओपन मार्केट में भी इसकी कीमत में 5 रुपये तक इजाफा देखने में आया। 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 227 रुपये, शलजम 22 रुपये, अरबी 114 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 120 से 130 के दरमियान में फ़रोख्त की जा रही है। मटर 47 रुपये, टिंडिया 25 रुपये, मूंगरे 93 रुपये, ताम ओपन मार्केट में ये 110 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है।
मूली 27 रुपये, माड़ू 32 रुपये, साग 32 ठीक है रुपये। फारहान, शुक्रिया आपका। और मीट रेट्स की बात कर लेते हैं। ज़ेनिथ पे हमारे पास आज मीट रेट्स क्या हैं वो मैं बता देती हूँ। बीफ पर केजी मिलेगा ज़ेनिथ में जनाब 450 रुपये किलो। बीफ मेंस यानी कीमे की बात करें वो पर केजी जनाब 565 रुपये में दस्तयाब है। मटन की बात कर लें, मटन पर केजी 1150 रुपये में, और मटन कीमा यानी कि मटन मेंस 1390 रुपये में मौजूद है। चिकन की बात कर लें तो जनाब चिकन गवर्नमेंट रेट्स में जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 196 रुपये में, और उसका गोश्त दस्तयाब है 284 रुपये में। फिश रेट की बात कर लें तो फिश रेट रहो फिश 415 रुपये पर केजी में आपको दस्तयाब होगी। अंडों की बात कर लेते हैं, अंडे देख लेते हैं जनाब। अंडे की रिटेल प्राइस जो है वो 142 रुपये में आपको पर दर्जन अंडे जो है वो दस्तयाब होंगे, और होलसेल में इसकी कीमत है 140 रुपये फी दर्जन। और अगर आप गवर्नमेंट से अंडे लेते हैं तो वो 1 रुपये इजाफे से 141 रुपये में आपको अंडे दस्तयाब होंगे। और ये तो थी जनाब गोश्त और अंडों की कीमतें। और अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बचत बाजार की। और सेल्स आजकल हर ब्रांड पे लगी हुई है, और देख लेते हैं हमारे पास आज कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ईगो ब्रांड है, उस पे अप टू 50% सेल लगी हुई है। और ईगो की खासियत ये है कि इसके जो ड्रेसेस हैं वो मुझे बज़ात खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जिन लोगों को ईगो पसंद है और वन टोन कलर पसंद है वो यकीनन जाइए, स्पेशली लेडीज़ जाएं और ईगो से इस सेल का फ़ायदा उठाएं। गुल अहमद की बात कर लें, गुल अहमद पे भी अप टू 50% ऑफ है, और गुल अहमद पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के मलबूसात जो हैं वो दस्तयाब होते हैं। और लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स ने भी अगर शलवार कमीज़ें लेनी हैं वो गुल अहमद के पास जाएं और इस सेल से फ़ायदा उठाएं। खादी पे भी अप टू 50% ऑफ है, और खादी ने अपने परफ्यूम्स भी मुतारिफ करवाए हैं, और अच्छे परफ्यूम्स हैं। तो जिन्होंने अगर कपड़े नहीं लेने और वो परफ्यूम्स में इंटरेस्टेड हैं तो जाके खादी से की सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला है जनाब मोहित्स, और मोहित्स पे भी 50% ऑफ है, और यहाँ पे मोहित्स से आपको फ़ायदा ये उठाया जा सकता है क्योंकि शादियों का सीज़न है और यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो हैं वो फैंसी ड्रेसेस ही मिलेंगे, तो इस सेल से फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगला सेगमेंट माल का हाल। और जनाब माल का हाल देख लेते हैं। माल का हाल हमारे पास आज क्या है अपने नाज़रीन को बता देते हैं। ये तो थे जनाब हमारे पास आज के सेगमेंट्स, और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स हमने आपके साथ और सेल्स हमने आपके साथ शेयर की। एक खुसूसी पैकेज है अफीफ़ा नसरुल्लाह का, खला के राज जानने का तजस्सुस। मेडिकल की तालबा यमुना मजीद ने सितारों पर कमांड हासिल करने की ठान ली है और अपनी मददात के तहत स्पेस साइंस में महारत हासिल की है। ये खुसूसी रिपोर्ट है अफीफ़ा नसरुल्लाह की, देखते हैं। एजुकेटर हूँ मैं, पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन बाय यमुना के नाम से एक इदारा चला रही हूँ जो कि पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फैला रहा है। क्योंकि मुझे बचपन से एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, और बचपन में मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर मैं जाकर अपनी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के हवाले से जो ख्यालात हैं उनका इजहार कर। मैंने 18 साल की उम्र में मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर और स्टूडेंट एम्बेसडर के तौर पर साइन अप किया। पाकिस्तान में डिफरेंट स्कूल्स में जाके मैं सेशंस दे रही थी। हमारी साइंस की किताब में एक ही चैप्टर होता है सोलर सिस्टम का। इसके थ्रू मैंने काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स और कुछ इक्विपमेंट्स जीते। 3 टेलीस्कोप्स, जिनमें से 2 टेलीस्कोप्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेशल हैं बिकॉज उनके ऊपर डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स और नोबेल प्राइज़ विनर ने अपना ऑटोग्राफ दिया हुआ है। मेरे पास तकरीबन 10 से 13 स्पेस के पत्थर हैं, मीटियोराइट्स, जिनमें से एक चांद का और एक मार्स का है। मेरे लिए अचीवमेंट वो है जो इम्पैक्ट मैंने
बच्चों पे या उनकी ज़िंदगियों पे क्रिएट करने की कोशिश की है। चाहे कोई डिज़र्विंग स्कूल का है, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का है, आसमान में क्या है, आसमान के उस पार क्या है, ये देखने का हक हर बच्चे को है। और मैं सिर्फ दूरबीन के ज़रिए कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ये सब दिखा पाऊँ, सेशंस के ज़रिए उनको बता पाऊँ। तो सोलर एस्ट्रोनॉमी हेल्प मी, आई गॉट अ सोलर फिल्टर, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। सोलर फिल्टर लगाकर टेलीस्कोप के जरिए हम सूरज दिखा सकते हैं बच्चों को, और उसके पीछे रिपोर्ट आपने जानी और यमुना ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और अगर आपका पैशन किसी डिफरेंट चीज़ में है और अगर आप उसको कंप्लीट करने के लिए मेहनत करते हैं तो आप यकीनन कामयाब भी होते हैं। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाजरीन। और आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि उनकी स्किन डैमेज ना हो। और इसी वजह से हम लोग ख़वातीन की अगर बात करें तो मेकअप का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम लेना शुरू हो गए हैं। वो ट्रीटमेंट्स कितनी मौसर है हमारी स्किन के लिए या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमें इस हवाले से बात करने के लिए ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बात किया कि मेकअप का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत से इंजेक्शंस स्पेशली मोटापा जो है वो किसी को भी नहीं पसंद है और ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। फेस का फैट भी मैंने देखा है बल्कि और पढ़ा भी है, ख़त्म करने के लिए हम फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताएगा ये एक्चुअली क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसको एक दवाई है जी, इसका नाम है डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये FDA की, अमेरिका की अप्रूव्ड दवाई होती है। और इसको आप जब जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे आपके जो फैट सेल्स हैं, ये वो सेल्स जो कि आपके फैट बनाते हैं, जो चर्बी वाले सेल्स हैं, वो डिज़ोल्व होने शुरू हो जाते हैं। और वो डिज़ोल्व होकर बॉडी उनको ऐसे ही अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में जैसे कि, और फिर उसके बाद वो लिवर में जाते हैं। लिवर से वो जिस तरह आम आपका कोई खाने वाला फैट अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, उस तरह ही हो जाता है। यानी इसका कोई नुकसान नहीं है? इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये तकरीबन कोई एक दफ़ा जब आप करते हैं तो थोड़ा फैट कम हो जाता है, ख़ासतौर पे जो डबल चिन के लोग हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कोई उनकी सर्जरी ना हो या सर्जरी से घबराते हैं, हालांकि सर्जरी भी जो है इसमें बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, यानी सिर्फ लोकल सुन करके वहाँ पे एनेस्थीसिया दे के बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती। लेकिन अगर कोई सर्जरी से घबराए, उसको माइक्रो लाइपोसक्शन बोलते हैं कि छोटा सा सुराख करके हम फैट को सक कर लेते हैं और उसके बाद जिल्द जो है वो ढीली नहीं होती बल्कि वापस जुड़ जाती है। अच्छा, लेकिन कोई, चूंकि वो है तो सर्जरी, लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर सर्जरी, इसको हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, यानी कम से कम सर्जरी जो है। लेकिन वो सर्जरी से मेरे ख्याल से वो सर्जरी का नाम सुन के ना सब घबरा जाते हैं, तो इंजेक्शंस उनके लिए ज़्यादा इजी लगते हैं क्योंकि हमने इंजेक्ट ही करनी है। इंजेक्ट हमने करना होता है और वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इंजेक्ट करते हैं। वो तकरीबन हर महीने के बाद हम इंजेक्ट करते हैं। ये उससे कम अरसे में भी इंजेक्ट किया जा सकता है और वो एक से ज़्यादा मरतबा भी इंजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितना फैट किसी की स्किन पे डिपेंड करता है जी, ये भी, और कितना फैट है। अच्छा, अगर कम फैट हो तो एक ही दफ़ा इंजेक्ट करने से वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा फैट है तो हमें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम इंजेक्ट करते हैं और उससे फैट ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो अगर नॉन सर्जिकली आप सोचें तो फिर उसके लिए कूल स्कल्पटिंग एक डिवाइस है। फैट का एक ये खासा है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप इसको फ्रीज कर दें और उसके बाद थॉ होने दें और पिघलने दें तो फैट सेल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते। अच्छा, तो हम उसको एक डिवाइस को लगा देते हैं जिससे कि फ़ैट जो है, ख़ासतौर पे पेट के लिए बहुत मौजू है, पेट के लिए, कूलों के लिए, बाजुओं के लिए, कि जहाँ पे ज़्यादा फ़ैट हो और वहाँ पे इंजेक्शन लगाना, हम समझें कि इतना ज़्यादा फैट है कि इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाना कोई मुनासिब नहीं है, या बहुत ज़्यादा दवाई हम इंजेक्ट नहीं हम करना चाहते, तो उसके लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन में से जो कूल स्कल्पटिंग है, या जिसको हम आप लगा देते हैं उसको, डिवाइस को, और वो जहाँ पे डिवाइस लगती है वो सक्शन से जिल्द को अंदर अपने खींच लेती है, थोड़ा सा दर्द कोई नहीं उसमें, वो खास होती। और उसके बाद वो फैट को फ्रीज कर देती है। वो तकरीबन 1 घंटा एक जगह पे जो मशीन है वो लगी रहती है, और जब 1 घंटे तक फैट जब फ्रोज़न रहता है, जब वो पिघलता है फैट वापस, तो वो वाले सेल्स जो कि, चूँकि फैट में जो फैट के जो सेल्स हैं उसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो कि सुइयों की तरह
उस फैट सेल्स के दीवार को पंक्चर कर देते हैं। उसमें कोई दर्द कुछ नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता पेशेंट को, लेकिन ये पहले आपको लगता है कि बहुत ठंडा, पहले 5 मिनट लगता है बहुत ठंडा सा लग रहा है, उसके बाद कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वो एक किस्म का वहाँ पे सुन्न हो जाता है। और वो आप आराम से कोई आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई अपना फ़ोन के ब्राउज कर सकते हैं, जबकि वो 1 घंटे का जो ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसके बाद जो है वो तकरीबन हम 3 महीने तक वहाँ पे दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखना होता है कि अगर 3 महीने में फ़ैट डिज़ोल्व होके जिल्द वापस जाके अपनी असल जगह पे जुड़ जाती है। ताकि लोगों का एक क्वेश्चन है कि जी जब फैट तो निकल गया तो जिल्द का क्या बनेगा, जिल्द तो बहुत सारी शायद कहीं लूज ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लूज नहीं होती। और इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक। एक दफ़ा जब हम ये कूल स्कल्पटिंग करते हैं तकरीबन 1 इंच जो फैट की लेयर है वो निकल सकती है। ओके, गुड। और अगर ये, लेकिन ये तमाम जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट हो, कि आप हेड टू टो ठीक हैं, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं वो आपकी बल्ज कर रही हैं, जो कि आप पूछना चाह रही थी कि किन लोगों को ये लगवाने चाहिए, और उसका प्रोसीजर तो आप बता ही रहे हैं। बहुत से मर्द और ख़वातीन जो हैं जो मोटापे का शिकार तो हैं, लेकिन उनको दूसरी बीमारियां भी लाइक शुगर, डायबिटीज़, ये सब कुछ है, तो क्या उनके लिए ये इंजेक्शंस लगवाना असरअंदाज हो जाएगा या उनके लिए नुकसान नहीं, वो उनके लिए नुकसान तो शायद नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हम जो अच्छा कोई भी डॉक्टर है, इसीलिए मैं बड़ा लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे डॉक्टर जो कि पेशेंट को पहले ओवरऑल ज़रूर असेस करें। तो ये करवाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पहले पेशेंट को ये चेक करते हैं कि क्या उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें ये ट्रीटमेंट्स मुनासिब ना हो। तो अगर वो बीमारी है तो पहले उसको ठीक करते हैं। फ़र्ज करें अगर किसी को शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि शुगर की दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, शुगर की दवाइयों को बढ़ा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जब शुगर किसी की 100% ठीक हो जाती है तो उसके बाद आराम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कि खून जो होता है वो कम टेम्परेचर पे मुंजमद हो जाता है, जम जाता है, तो हम चाहते हैं उन पेशेंट्स को भी हम पहले असेस कर लें और उनको ना ये ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा जब कोल्ड जहाँ पे हो जाएगी जगह, तो वहाँ हम नहीं चाहते कि कोई खून का बहाव रुक जाए, कुछ खुदा न खासा ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन अगर ये वाली जो कि बहुत रेयर बीमारियां हैं, जो ऐसी बीमारियां जिसको क्रायोग्लोबुलिनेमिया बोलते हैं, जिसमें कि आपके खून का जो ही टेम्परेचर कम होता है आपकी बॉडी का, तो खून कहीं कहीं मुंजमद होना शुरू हो जाता है। वो इतनी रेयर बीमारी है कि वो अक्सर नहीं होती लोगों को, लेकिन फिर भी उसकी हम हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जो कि ठंड में ज़्यादा एग्रेवेट कर जाती हैं। लूपस एक बीमारी है जो कि काफ़ी दफ़ा ठंड में वो इसी तरह सिमिलर मैकेनिज्म में से, तो उसको उन पेशेंट्स को नहीं हम करते, लेकिन वो इतनी रेयर बीमारियां हैं कि 90% पेशेंट्स को उनका पहले पता होता है। सही। तो एज लॉन्ग एज कोई बड़ी मेजर बीमारी ना हो, क्योंकि ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन हैं, तो इनको किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी HIFU जो है, इसके बारे में बताएगा कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हाइफू जो हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है। जब आप रूटीन का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो फोकस नहीं होता, वो सिर्फ चीज़ों को देखता है, पेट में किसी और जगह पे आप देख सकते हैं चीज़ों को। इसी अल्ट्रासाउंड को अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया जाए तो वो इंतहाई ज़्यादा समझ लें ताकतवर हो जाता है, जिससे कि जिल्द के निचली लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, या फैट भी वहाँ से थोड़ा सा डिज़ोल्व हो सकता है। अगर आप उसको अल्ट्रासाउंड को थोड़ा नीचे फैट के ऊपर फोकस करें तो फैट भी डिज़ोल्व हो सकता है। तो हम इसको दो चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो स्किन की टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिन पेशेंट्स का डबल चिन है या कोई थोड़ी सी लैक्सिटी होगी, जिसको हम जावुल बोलते हैं, कि आपकी साइड से जिल्द ढलक गई है, फेस की, चेहरे की, पेट की, बाजुओं की, अगर किसी की जिल्द ढलक गई है तो उसको हम हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, इसको हाईफू बोलते हैं, HIFU, उससे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम टाइट कर सकते हैं जिल्द को। इसी तरह अगर किसी का थोड़ा बहुत फैट भी है जिल्द के नीचे और हम एक ही ट्रीटमेंट चाहते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट एक ही उससे हो जाएं, तो काफ़ी दफ़ा हम इसको हाइफू को रेकमेंड करते हैं, ताकि वहाँ से एक तो थोड़ा सा फैट डिजॉल्व हो जाए। अगर किसी की डबल चिन है और हम समझते हैं कि डबल चिन के साथ साथ थोड़ी सी लूज स्किन भी है, तो फैट भी है और थोड़ा सा लूज स्किन भी है, या किसी की जावुल्स है और हमें लगता है यहाँ पे फैट भी और थोड़ी सी लूज स्किन भी है, तो हम काफ़ी दफ़ा हाइफू को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ताकि फैट भी डिजॉल्व हो जाए और स्किन भी थोड़ी सी टाइट हो जाए। ठीक है। और अगर फ़र्ज करें उससे फैट तो डिजॉल्व हो गया लेकिन स्किन टाइट फ़र्ज करें अगर हाइफू से नहीं हुई, तो हाइफू को दोबारा रिपीट 2-3 महीने के बाद किया जा सकता है। इसी तरह अगर वहाँ पे फ़र्ज करें आपने हाइफू किया या आपने फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगाया और स्किन का जो फैट है वो तो डिजॉल्व हो गया, अब वहाँ पे फैट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि स्किन थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, तो फिर और बहुत सी ट्रीटमेंट हैं जिसमें हम थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं, कि बहुत छोटा सा जो वही वाला थ्रेड, वही धागा जिससे कि हम स्टिचिंग करते हैं,
उसी के एक ख़ास किस्म के थ्रेड्स आते हैं जिसके साइडों पे छोटी छोटी नोकें लगी होती हैं, समझ लें। तो उससे हम जिल्द के अंदर डाल के उसको खींच लेते हैं। वो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सुन करके जिल्द के नीचे नीचे धागे को यानी थ्रेड को डाल देते हैं, इसको हम थ्रेड लिफ्ट बोलते हैं। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है, चूँकि वो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और आप जितनी चाहें स्किन को टाइट कर सकते हैं। यानी अगर आपको फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि कम स्किन की टाइटनेस की ज़रूरत है तो हम 2 या 3 थ्रेड डाल देते हैं। अगर लगता है कि ज़्यादा टाइटनेस की ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा थ्रेड डाले जा सकते हैं। जो थ्रेड लिफ्ट है ये तकरीबन 2 साल तक चलता है। अच्छा, ये 2 साल, उसके बाद आपको 2 साल उसको के बाद दोबारा से रिपीट करवाना पड़ता है। जी ठीक है, यानी कि प्रोसीजर जो है वो हर स्किन के अलावा फैट्स पे भी डिपेंड करता है कि किसमें कितने फैट्स हैं और वो किस तरह कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हाइफू के बारे में डॉक्टर अजीम जो है वो हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना कॉस्टली है? क्योंकि ट्रीटमेंट्स चले हम पूछ लेते हैं या करवाना चाह रहे होते हैं फैट डिसॉल्विंग के हवाले से, ये कितना कॉस्ट करते हैं? देखें, अगर आप इसको सर्जरी से कंपेयर करें तो बहुत कम इसलिए कॉस्ट करते हैं कि सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा वो इन्वेसिव होती है। तो ये जो हैं ये रिलेटिवली उसकी निस्बत बहुत कम चार्जेस में भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने क्वालिटी आपके कुछ जिस तरह थ्रेड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ अमेरिका के बने हुए हैं, कोई यूरोप के बने हुए हैं, कुछ जो हैं चाइना के या कोरिया के बने हुए हैं। लेकिन मैं आमतौर पे रेकमेंड ये करता हूँ कि वो काम किया जाए जो कि दुनिया में, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि 10-15 साल जिसको हो चुके हों या कम से कम 7-8 साल FDA ने अप्रूव किए हुए हो चुके हों और उनका हमें लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जितनी आप अगर फ़र्ज़ करें, अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि मैं बाहर गई थी $200-300 की क्रीम ले आई थी, तो वो $200-300 या $500 की क्रीम जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उतने में आपको कोई ना कोई और प्रोसीजर आराम से हो सकता है और वो जो कि आपके क्लिनिकली प्रूवन भी है, इफेक्टिव भी है और साइंटिफिक भी है। क्योंकि क्रीम्स जो हैं वो बारीक छोटी मोटी लाइनों को तो ठीक शायद कर लें, बहुत ही बारीक किस्म की झुर्रियाँ हो, लेकिन जो आपकी डीप रिंकल्स हैं, क्रीम पे जब तक डॉक्टर जो आपके डॉक्टर हैं वही आपको रिकमेंड ना करें, आप खाली मेरे ख्याल से आपको क्रीम्स वगैरह या कोई भी ऑयलिंग जो है वो आपको इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि हर कोई डॉक्टर तो होता नहीं है। तो आप जो अपनी स्किन पे एक चीज़ लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। जी इस तरह लोग जो आपने देखा होगा जब आंखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ होती हैं, जो माथे के इर्द गिर्द होती हैं, काफ़ी दफ़ा लोग डार्क सर्कल्स का बड़ा डार्क सर्कल्स का होता है। तो डार्क सर्कल जो है वो आम तौर पे लोग ये समझते हैं सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं। अगर आप उनको करीब से देखें तो पता चलता है कि उनके एक आई बैग बना हुआ है जिसकी वजह से वो डार्क सर्कल लग रहा है और उसके नीचे एक ग्रूव बनी हुई है, थोड़ी सी एक लाइन बनी हुई है, एक छोटी सी गहरी लाइन बनी हुई है, उसमें हम फिलर्स कर सकते हैं। आजकल जो फिलर्स हैं वो वहाँ पे फिलर्स किए जा सकते हैं। और अगर कहीं पे किसी पे आपको लगे कि कहीं ज़्यादा फैट बल्कि निकल गया हुआ है चेहरे से, कुछ लोगों को तो फैट एक्यूमुलेट होता है जहाँ पे ज़्यादा हो गया फैट, और कुछ लोगों के विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किन जो है वो अंदर दब जाती है, गड़े पड़ जाते हैं, ये लगता है कि फैट जो है कहीं पे कम है। जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही हम जो ग्रो एज वी ग्रो ओल्डर, तो हमारे जो चीक बोन्स हैं वो पहले हाई होती हैं, वो वक्त के साथ साथ नीचे को चले जाती हैं, तो वहाँ पे हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। तो हम फ़ैट कहीं और से लेके जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से निकाल के दूसरी जगह डाल सकते हैं, लेकिन वो भी चूँकि थोड़ी सी सर्जरी इन्वॉल्व होती है, लोग बड़े डरते हैं, तो उसकी जगह जो है मैं खुद डरती हूँ। आई मीन इन चीज़ों का अगर कभी सोचो ना, लाइक मुझे अगर मसला लाइक मैंने अभी बात की डार्क सर्कल्स या बालों की, हम लोगों को डेली आयरन करना होता है, डेली ब्लो ड्राई करना होता है, तो लाइक हमारे बाल जो है वो कम हो जाते हैं और आपकी मैं इसको कह लूँ आपका सर नज़र आना शुरू हो जाता है, तो हमें ये मसला होता है। लेकिन मैं कभी कहूँ ना कि किसी ट्रीटमेंट की तरफ सोचूं भी तो मैं कहती हूँ अवॉइड करूँ तो नहीं, हर चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने फिलर्स करवाना है तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट ही होगी। अगर कहीं चीक बोन नीचे चली गई उसके लिए तो फिलिंग, आजकल इंजेक्शन आते हैं और वो फिलर्स होते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो कि वहाँ पे तकरीबन साल तक चलती हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाती हैं। वही चीज़ें जो आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, 20-30 साल से यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह बोटॉक्स जो है वो 20 साल से तकरीबन 30 साल से यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी झुर्रियाँ जो माथे की और जो आँखों के इर्द गिर्द हैं वो ठीक कर देता है। लेकिन जो जैसे आपने बालों का जिक्र किया, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती शुरू में। आप PRP करवा सकते हैं, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन वो हर एक के लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बगैर, चूँकि ये एक बीमारी है, बालों का गिरना
ये बालों का ज़्यादा चेहरे पे उगा ना, ये एक बीमारी है। तो उसके लिए देखना ये होता है कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो पहले आपको चेक करेगा कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की ज़्यादती या कमी होने की। जिस तरह थायराइड, अगर आपका हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड जो, वो अगर ज़्यादा काम कर रहा हो तब भी आपके बाल गिरा सकता है, अगर कम काम कर रहा हो तब भी बाल गिरा सकता है। इसी तरह आयरन की, विटामिन डी, विटामिन B12, इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप टेस्ट से, और इस तरह हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, उससे आपके बाल गिर सकते हैं। तो वो एक बालों के चंद टेस्ट करवा के एग्जैक्टली हमें बहुत हद तक ये पता चल सकता है कि क्या बालों के गिरने की वजह क्या है। और जो वजह जब पता चल जाए तो वो दवाइयों से ठीक की जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट्स या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स किए जाएँ, चंद 100 रुपये से वो बाल ठीक हो सकते हैं, खास तौर पे ख़वातीन में। ख़वातीन में तो ये बहुत ज़्यादा इशू है मेरे ख्याल से, बाल गिरने का या स्किन टाइटनिंग का। अब स्किन टाइटनिंग की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने कहा कि वो फिलर्स लगवाने पड़ते हैं। सिर्फ बड़ी एज की ख़वातीन ही नहीं का मसला ये, अब टीन्स का भी ये मसला पड़ रहा है। उनकी स्किन जो है वो झलकना शुरू हो जाती है, वो शायद डाइट की वजह से होती है। डाइटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है, आप खाना पीना छोड़ देते हैं। हालांकि हमेशा मुझे लगता है कि डॉक्टर ये आपको रिकमेंड करता है कि आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है, लेकिन उसके बावजूद आप डाइटिंग की तरफ जाते हो तो उसका सबसे जो खौफनाक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले आपका स्किन पर ही पड़ता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि डाइटिंग को प्लीज़ इसलिए मत छोड़ें कि आपकी स्किन ढलक जाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर स्किन ढलक जाएगी उसके हमारे पास बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। असल बात ये है, डाइटिंग कर सकते हैं। डाइटिंग बिल्कुल करें। देखें, मैंने ज़्यादा खा के लोगों को परेशानी में मुब्तला होते देखा है, कम खा के बहुत कम लोग हैं जो परेशानी में मुब्तला हों। क्योंकि ओवरऑल जो है, ख़ास तौर पे जब से की वजह बनता है जी, तो हमारे यहाँ जितने आजकल जो फास्ट फूड्स आ गए और चलने फिरने का रुझान कम हो गया, और ये छोटे से बर्गर में या छोटी सी पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंडेंस्ड हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं अगर आपकी 4 रोटियों में आती थी, वो एक मुमकिन है कि आधे बर्गर में उससे भी ज़्यादा आप कैलोरीज ले लें। तो उन पेशेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपना डाइटिंग ज़रूर करें। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो कि डरते हैं कि जो ही मैं डाइटिंग करूंगी मेरी स्किन ढलक जाती है, और वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो या तो वापस खुद से आ जाएगी या उसको हम बहुत सारी चीज़ों से फिक्स कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, थ्रेड लिफ्ट हो सकता है, हाइफू हो सकता है। और अगर आप फर्ज करें आपने डाइटिंग की और आपको लगे कि बाकी तो सारे जिस्म से फैट चला गया लेकिन मेरी डबल चिन नहीं जा रही, या मेरा कोई लोकलाइज फैट डिपॉजिट है वो नहीं जा रहा, तो उसमें हम ये फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगा सकते हैं या उसको हाइफू कर सकते हैं, या वहाँ पे माइक्रो लाइपोसक्शन कर सकते हैं कि उसने से एरिया को सुन करके और उसको हमें बेहोश करने की कतई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन काफ़ी दफ़ा हम नींद की दवाई दे देते हैं ताकि पेशेंट सो जाए थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ से हम फैट को सक कर सकते हैं, जिसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। सही। लोगों का ख्याल है कि लाइपोसक्शन कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1-1.5 घंटे में हम काफ़ी सारा फैट निकाल सकते हैं, और वो जिल्द जो है वो वापस वहीं पे जाके आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाती है जहाँ से वो आई थी। जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद वापस जिल्द चली जाती है, तो अल्लाह ने जिल्द में एक ख़ास ये खसूसियत रखी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस स्किन वहीं पे चले जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अजीम साहब, मुझे बताएगा जो फेशियल हम करवाते हैं, अब लेज़र फेशियल जो है वो बहुत इन हुआ है, तो वो करवाना चाहिए, वो अच्छा होता है क्या? उसके बारे में जो कहा जाता है कि स्किन आपकी बिल्कुल ठीक रहती है, स्किन टाइटनेस जो है उसे बढ़ जाती है, ये बात सही है? देखें, फेशियल की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब फेशियल जो है वो बहुत सारे केमिकल से भी किया जा सकता है, लेज़र से भी किया जा सकता है, माइक्रोडर्माब्रेजन भी फेशियल की एक किस्म है, हाइड्रा फेशियल भी एक फेशियल की किस्म है। तो ये डॉक्टर को देख के ये बताएगा आपको, जो अच्छा डॉक्टर है, कि आपको किस फेशियल की ज़रूरत है। अगर किसी के चेहरे पे बहुत सारे लाल धब्बे छोटे मोटे पड़े हुए हैं जो कि अनइवन टोन है, उसके लिए और फेशियल है। अगर किसी के सिर्फ फ्रैकल्स पड़े हुए हैं उसके लिए रिलेटिवली डिफरेंट फेशियल है। लेकिन ये जो फेशियल किया जाता है, और अगर काफ़ी दफ़ा हम जिसको हम लेज़र फेशियल जो आप बोल रहे हैं, इसको हम माइक्रो लेज़र पील बोलते हैं, काफ़ी दफ़ा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा। और उसके लिए लेकिन आपको 1 से 2 दिन दरकार हो सकते हैं कि आपको उसकी रिकूपरेशन के लिए, क्योंकि ऊपर से हल्की सी जिल्द उतर जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही हल्का वाला फेशियल करवाना चाहते हैं, जो कि जिसको बहुत ही लाइट फेशियल, जिस तरह माइक्रोडर्माब्रेजन है, तो वो करवाने के फ़ौरन बाद आप अपने जिस तरह प्रोग्राम पे आ सकते हैं, आप कहीं आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, इसके लिए उसको काफ़ी दफ़ा लंच आवर पील बोलते हैं। अच्छा। कि आप लंच के लिए गए और आप करवा के वापस आ गए, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फेशियल जो है अगर डॉक्टर कोई करेगा तो वो मेडिकल फेशियल्स होंगे, तो वो ज़्यादा डेफिनेटली साइंटिफिकली अप्रूव्ड होंगे, और वो हम आपकी जिल्द के मुताबिक बता सकते हैं कि आपको किस फेशियल की ज़रूरत है। अगर किसी को एक्नी है तो उसके लिए डिफरेंट फेशियल होगा, अगर किसी को फ्रैकल्स हैं उसके लिए डिफरेंट फेशियल होगा,
अगर किसी की जिल्द बहुत अरसे कोई उसका ख्याल नहीं रखा गया और अनइवन टोन है, धब्बे पड़े में, कहीं ज़्यादा डार्क है कहीं कम डार्क है, तो उसके लिए और फेशियल होगा। सही है, ये तो फेशियल की मालूमात थी। और आज डॉक्टर अजीम से हमने जितनी भी स्किन के हवाले से मालूमात ली हैं वो यकीनन आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर इफेक्टिव होंगी और आप लोग समझ चुके होंगे। डाइटिंग जो है, जो लोग कह रहे थे कि नहीं करनी है, डाइटिंग भी डॉक्टर सर कह रहे हैं कि लाजमी करें। डॉक्टर अजीम साहब, आने वाले प्रोग्राम्स में आपको दोबारा से हम जहमत देंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले डॉक्टर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और डाइटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डाइटिंग लाजमी करनी चाहिए ताकि मोटापा जो है वो आप पे ना आए। अब चूँकि गज़ा की बात हो रही है तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर आयशा नासिर, अस्सलाम वालेकुम, और माहिर ग़िज़ाइयत हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है। इनसे आज पूछेंगे कि हमें कौन कौन सी अशिया खानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं खानी चाहिए। वैसे मुझे एक बात बताएं आयशा, चूँकि आजकल शादियों का सीज़न है और आज हमारी एक कोलीग और शो की जो होस्ट है आना यूसुफ, उनकी शादी भी है, और जो हमारी प्रोड्यूसर है पीछे आयशा, उन्होंने सुबह से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने कुछ नहीं खाना क्योंकि आज रात को उन्होंने शादी का खाना खाना है। तो ये जो हम लोग सोच लेते हैं कि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाना, एक इवेंट पे जाना है, हमने खा लेना है, तो आपको लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये नुकसानदेह है आपकी बॉडी के लिए? देखिए, बुफे हो जाए या कहीं पे शादी का खाना हो जाए, हम लोग सबसे पहले, मेरी बहन की भी दोस्त की शादी है और वो मेरी बहन खुद डॉक्टर है। अच्छा। वो कह रही थी कि मुझे, हम सब ने डिसाइड किया हमने एम्प्टी स्टोमक जाना है। हम वहाँ जाके, मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा है बिल्कुल एम्प्टी स्टोमक जाएंगे। मुझे लगता है आप खाना आप उतना ही खा सकते हैं भैया। आप 1 घंटे में या आधे घंटे में शादी के बुफे जिसमें आधा खाना वैसे ही शॉर्ट हो जाता है, उसमें आप कितना कुछ खा लेंगे। शादियों पे तो ये सीन होता है कि मैं जाके नहीं खा सकती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड एकदम वो खाने पे टूटता है और सारा कुछ। तो उसके अलावा देखिए, जो शादी का खाना है बहुत मिर्च मसाले वाला होता है। आपने पूरा दिन स्टोमक को खाली रख के जब आप इतना मिर्च मसाला उसको देंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज आपके शुरू हो जाएंगे। और लेकिन हम लोग रात को तो वैसे ही कहते हैं कि 8-9 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। और आपने शादी का खाना, इतना मिर्च मसाले वाला खाना जो है वो आप 10 बजे तक खा रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर से हम ग्रीन टी पी के या वो जो कश्मीरी चाय होती है वो पी के फिर अपना गिल्ट कम करते हैं। हम कहते हैं नहीं चाय पी ली थी तो उसके बाद हजम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक चीज़ होती है शॉर्ट टर्म चीज़, जैसे शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि उस टाइम पे तो आप जो करना था आप करके आ गए हैं। आपने जो मैदे को नुकसान देना था वो आपने दे दिया। मुझे और आपको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग 40 से ऊपर उम्र के हैं या जिनको पहले से तेजाबियत का मसला है, जिनका अल्सर की हिस्ट्री रही है या किसी किस्म का मैदे का इशू ज़िंदगी में कभी रहा है, या वो लोग जो दवाई कोई ऐसी खा रहे हैं जो मैदे को, देखिए मैं एक दवाई खा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, कोई एंटी डिप्रेसेंट हो सकती है जो मेरे मैदे को कहीं ना कहीं ये पता भी नहीं चलता। आयशा, विटामिन्स की टैबलेट्स होती हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या आप लोग रिकमेंड करते हो कि किसी खाने के दौरान खा लें। वो आप खाने के बगैर खाएं तो आपके स्टमक को बहुत ज्यादा अपसेट कर जाती है। अब हमें पता ही नहीं होता, हम कोई दवाई ऐसी खा रहे हैं, उस टाइम पे तो हमें नहीं पता चलता। जब रात के बजते हैं कोई 4 बजे, फिर हम उल्टियां करते हुए उठते हैं या फिर दर्द से उठ जाते हैं या सीने में जलन, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द, पता करो हार्ट अटैक तो नहीं है। तो हो कुछ नहीं रहा होता, वो ज्यादा से ज्यादा हमने खाया हुआ होता है। ये इंतहाई गलत अप्रोच है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप शादी का खाना ना खाएं, लेकिन इत्तेदाल में रहकर उस चीज़ को समझें कि वो कोई बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है। देग में वो खाना बना हुआ है, आप बड़े से बड़े आप जो बना रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कि उन्होंने हाथ धोए हैं, उन्होंने हाथ धोए, मसाले और जो चीज़ बन रही है वो अच्छी तरह से धुली है या नहीं धुली है, आप किसी पे नहीं कर सकते हैं, रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा आयशा, मुझे बताओ कि आपको बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपको क्या लगता है कौन सा मील पूरे दिन का सबसे अहम होता है? नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा मजहब भी इस चीज़ को कहता है कि नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, रात का खाना फकीर की तरह का। हम उल्टा चलते हैं। थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो चुका है कि हम लोग नाश्ते का तो टाइम ही नहीं होता। मतलब सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं और भागम भाग बस काम पे पहुंचे, नाश्ता वहाँ पे कुछ छोटा मोटा मंगा के खा लिया, उसके बाद दोपहर का खाना भी ऑफिस में। नाश्ता वही होता है, अगर आपने सो के उठना है, चाहे आप 2 बजे भी उठ रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो दिन का पहला मील होता है, तो मेरे ख्याल से आपको वो प्रॉपर लेना चाहिए। देखिए 2 बजे भी उठने का फायदा नहीं है। जो आप सुबह उठ के, हाँ, जो सुबह उठ के चीज़ होती है वो उतनी फायदेमंद नहीं रहती। बहरहाल जो एम्प्टी स्टमक आप मील लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन नाश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। और रात का खाना आपका लाइटेस्ट होना चाहिए। आप देखिए जितनी हमारे पास केटरिंग सर्विसेज हैं, आप बड़ी से बड़ी केटरिंग सर्विस की बात कर लें, क्या वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते होंगे खाने में? कभी भी नहीं इस्तेमाल करते होंगे। अब जो रात को
आप गंदे किस्म का ऑयल, जिसकी आप कभी शादी का खाना देखो ऊपर तक ऑयल आ रहा होता है, आप उस तरह का ऑयल रात के टाइम पे एक तो इस्तेमाल कर रहे हो, वो नाश्ते में भी इवन हम अलाउ नहीं करते, जो कि आप रात के खाने में लेकर सो रहे हो, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं अभी साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। एक शादी 2 शादी साल में आपने कोई 12-13 शादियां इस तरह से देखी हैं, वो आपको 40 के बाद बताना शुरू करेगा कि आपने अपने साथ किया Exactly, वो यही कहते हैं जो आप इस टाइम इस एज में खा रहे होते हैं वो 40 के बाद आपको समझ आ रही होती है कि आपने क्या खाया है, और इसलिए कहते हैं जितना हेल्दी खाएंगे उतना आपको बुढ़ापे में शायद फायदेमंद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो जहन में रखें या तो आप अपनी बीमारी को पाल रहे हैं या खुद को ठीक कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक काम होता है। कोई भी चीज़, इवन एक एप्पल भी अगर वो खाते हैं तो या तो आप ये सोच के खाया करें या तो ये मेरी बीमारी को बढ़ाएगा या ये मुझे ठीक कर देगा। हर एक के अंदर हज़ार मसले मसाइल हर वक्त चल रहे होते हैं। अगर मैं बैठ के कहूँ कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं जो बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं शायद परवान चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। उस पर ये गंदे मंदे खाने शॉर्ट टर्म में तो चल जाते हैं, शॉर्ट टर्म से मुराद ये मैंने कोई साल में एक शादी देखी तो वो चल गई। चलिए शादी के अलावा भी अगर बात करें तो चीट डे जो होता है वो एक दिन होता है, आप उसमें जंक फूड भी खा सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो खाएं। वैसे तो अब इतने ज़्यादा जो आप अपनी रूटीन में आपने हेल्दी खाना खाना है तो आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से बना के उसको भी अपना मज़ेदार सा फूड बना सकते हैं, मज़ेदार सा मील बना सकते हैं। और स्पेशली जो ख़वातीन कुक भी हैं जो खुद से पका लेती हैं, वो तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप घर में करें तो वो आप दाल को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मैं खुद खाने की बहुत शौकीन हूँ और मुझे पकाना भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है, तो मैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। इनोवेशन की बात होती है सारा का सारा, इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। आप एक चीज़ को देखें, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, आप उसमें स्पाइसेस कौन से ऐड करते हो, आप उसमें एफर्ट कितनी, अगर आप मैं घर जाके तो जान छुड़ाने के लिए खाना बनाऊंगी तो ज़ाहिर है वो तो कभी अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन एक दिल लगा के आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, कोई 40 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग जाते, 40 मिनट अपने लिए निकालो, खुद से कुकिंग करो, इसमें स्पाइसेस अपने पसंद के ऐड करो, तो घर में भी बहुत बेहतर खाना बन जाता है। और खाने से ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। कई दफ़ा हम हाई एंड रेस्टोरेंट पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, जब हम खाना चखते हैं तो वो इतने मजे का होता नहीं है, लेकिन वो ये बहुत से रेस्टोरेंट्स का भी हाल है कि वो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब आप खाते हैं तो नमक मिर्च मसाला जात बहुत ही ज़्यादा बैलेंस सही नहीं होता। लेकिन यही बात है कि हम लोग फिर भी वहाँ पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन, जब वो खाना आता है आपको भूख लगी हुई होती है तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन पे आप घर पे भी मेहनत कर सकते हैं। बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल एक ऑप्शन है, या तो आपने उसको चूज करना है या आपने उसको बिल्कुल छोड़ देना है। अब हम लोग वो समटाइम्स आपको मुश्किल ज़रूर लगता है आयशा कि ओके आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपकी अगर आपने ऑफिस जो है वो 1 या 2 बजे जाना है तो आप क्यों सुबह 9 बजे उठ के नाश्ता करें। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है और वही वाली बात कि हम फिर नाश्ता जो है वो स्किप कर देते हैं। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि नाश्ता स्किप ना हो, लेकिन अक्सर होता है ड्यूटीज़ पे जो हमारी लाइफस्टाइल हैं वो हमारी ड्यूटीज़ पे डिपेंड करते हैं हमारे लाइफस्टाइल। लाइक अगर अर्ली मॉर्निंग आपकी सुबह 6 बजे भी आपने आना है तब भी मसला है नाश्ता करना, और अगर आपने 4 बजे ऑफिस आना है तब भी मसला है नाश्ता करना। देखिए उस केस में मैं कहती हूँ दूध का एक गिलास, एक मुट्ठी नट्स और एक उबला हुआ अंडा, ये खाते हुए टाइम भी नहीं लगता और ये 1 मिनट में तैयार कैरी भी कर सकते हो। बिल्कुल, एक गिलास दूध पी के आ जाओ, एक उबला अंडा हाथ में पकड़ लिया, साथ में नट्स रख लिए, गाड़ी में बैठ के खाते रहे। ऑल तो बहुत अच्छी बात नहीं है, आप अपने मील को टाइम दो, लेकिन ना खाने या मील स्किपिंग से बेहतर है चलो बाकी उबला अंडा भी रहने दो, नट्स भी, दूध का एक गिलास तो पिया जा सकता है ना, नट्स हाथ में पकड़े जा सकते हैं, साथ में पिया तो जा सकते हैं, लेकिन दूध किसी को पसंद भी तो नहीं ना होता। वो दही का इस्तेमाल कर ले। फ्रोजन योगर्ट्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के अंदर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पीच फ्लेवर, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के अंदर फ्रोजन योगर्ट आ गए हैं। अब फ्रोजन योगर्ट भी आ गए हैं और आप कोई दूसरा भी दूध के साथ आप पाउडर्स मिलते हैं, चोको पाउडर आप उसके अंदर ऐड कर लें, वनीला पाउडर आ गया है। हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन खाने के हवाले से बात हो रही थी और जितने भी मेरी तरह के शौकीन अफराद हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।